मोदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 35 डिग्री तापमान में भी सेब की शानदार खेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली की सराहना की। पंजाब सरकार के खिलाफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खोला मोर्चा। किसान नेता ने किसान संगठनों की 4 मई को होने वाली बैठक में पंजाब सरकार को दूर रखने की मांग। योगी सरकार की सकारात्मक नीति के कारण किसान सरकारी बिक्री की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए 42 दिन में 4,20,837 किसानों ने कराए पंजीकरण। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत पशु शेड योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद पशुपालकों को पशुओं के लिए सुरक्षित और टिकाऊ शेड बनाने में आर्थिक सहायता को बनाया जा रहा है सुनिश्चित। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए आयाम किए स्थापित। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य किया निर्धारित। और आइए अब विस्तार से डालते हैं समाचारों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को सेब की खेती की चर्चा की। उन्होंने कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले शैल तेली की भी चर्चा की, जिन्होंने अपने गांव में 35 डिग्री तापमान में सेब की खेती करके एक मिसाल कायम की है। मन की बात में पीएम मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे श्री शैल तेली ने अपने गांव में 35 डिग्री तापमान में भी सेब की खेती की और उसमें सफलता प्राप्त की। आपने पहाड़ों में उगने वाले सेब तो खूब खाए होंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपने कर्नाटका के सेब का स्वाद चाखा है तो आप हैरान हो जाएंगे। आमतौर पर हम समझते हैं कि सेब की पैदावार पहाड़ों में ही होती है, लेकिन कर्नाटका के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली जी ने मैदानों में सेब उगा दिया है। उनके कुलाली गांव में 35 डिग्री से ज्यादा तापमान में भी सेब के पेड़ फल देने लगे। दरअसल श्री शैल तेली को खेती का शौक था, तो उन्होंने सेब की खेती को भी आजमाने की कोशिश की और उन्हें इसमें सफलता भी मिल गई। आज उनके लगाए सेब के पेड़ों पर काफी मात्रा में सेब उगते हैं, जिसे बेचने से उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। पीएम मोदी ने खेती में आ रही इस डाइवर्सिटी की बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि सेब के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अब किसान केसर की खेती करने लगे हैं। पीएम मोदी ने ऐसा ही एक उदाहरण केरल के वायनाड का भी दिया, जहां केसर उगाने में सफलता मिली है। वायनाड में ये केसर किसी खेत या मिट्टी में नहीं, बल्कि एरोपोनिक्स टेक्निक से उगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड में उगने वाली लीची का उत्पादन अब दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना होगा। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा है। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती थी, लेकिन अब किन्नौर की खूबसूरत सांगला घाटी में भी केसर की खेती होने लगी। कुछ ऐसा ही हैरत भरा काम लीची की पैदावार के साथ हुआ है। हम तो सुनते आ रहे थे कि लीची बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड में उगती है, लेकिन अब लीची का उत्पादन दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है।
तमिलनाडु के थिरुविराअरासु कॉफी की खेती करते थे। कोडाईकनाल में उन्होंने लीची के पेड़ लगाए और उनकी 7 साल की मेहनत के बाद अब उन पेड़ों पर फल आने लगे। लीची उगाने में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। राजस्थान में जितेंद्र सिंह राणावत को लीची उगाने में सफलता मिली है। ये सभी उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। अगर हम कुछ नया करने का इरादा कर लें और मुश्किलों के बावजूद डटे रहें तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर देशवासियों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को खेती में नवाचार के लिए भी प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। 4 मई को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक होगी। इससे पहले किसान संगठनों ने 4 मई को होने वाली बैठक में पंजाब सरकार को दूर रखने की मांग की है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लीवाल ने कहा कि हमारी पिछली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को धोखे से गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमें लेटर आया उसमें हमें इन्विटेशन दी गई है कि 4 मई की आपकी बैठक होगी और उसमें समा और स्थान तय किया गया है। और एक बात उसमें ये भी कही गई है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के नुमाइंदे उस बैठक में शामिल रहेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से 19 तारीख को किसानों को मीटिंग में बुलाकर और बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया गया और इसके वजह से पूरे देश के किसानों को नाराजगी है। किसानों का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया पंजाब सरकार। और झेलम नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने पूरी रात जाग कर काटी है। इससे घबराए पाकिस्तान प्रशासन ने हटियन बाला क्षेत्र में वाटर इमरजेंसी की घोषणा तक कर दी है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। मस्जिदों में भी लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर फारूक के मुताबिक अचानक कल शाम को झेलम नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर सेकेंड 22,000 घन फीट पानी बह रहा है, जिससे गारी दुपट्टा और मझोई व मुजफ्फराबाद आदि इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पूर्व में जब भी नदी में जलस्तर छोड़ा जाता था तो भारत की ओर से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने लोगों से नदी के पास वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा है। योगी सरकार की सकारात्मक नीति के कारण किसान सरकारी बिक्री की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए 42 दिन में 4,20,837 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। यानी सत्र 2025-26 में औसतन प्रतिदिन 1,000 से अधिक किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। अब तक 1.19 लाख से अधिक किसानों से लगभग 6.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद भी की जा चुकी है। गेहूं खरीद 17 मार्च से प्रारंभ हुई थी, जो 15 जून तक चलेगी। वहीं योगी सरकार के निर्देश पर रविवार को अवकाश के दिन भी खाद्य व रसद विभाग के अधिकारियों ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों से संपर्क स्थापित किया। योगी सरकार के निर्देश पर क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए शुद्ध पेयजल, छाजन समेत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिन किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे fscs.up.gov.in या यूपी किसान मित्रा पर पंजीकरण नवीनीकरण करा सकते हैं। गेहूं बिक्री के लिए इस पोर्टल मोबाइल ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गेहूं खरीदी का अंतिम दौर चल रहा है। इस साल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं की खरीदी की जा रही है, जिसके लिए राज्य के लगभग 15 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें अब तक राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 6 लाख से अधिक किसानों से गेहूं की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश में 5 मई 2025 तक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक गेहूं नहीं बेचा है, वो किसान 30 अप्रैल तक स्लॉट बुक कराकर अपना गेहूं बेच सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप योजना के लाभार्थी हैं और अगली किस्त के 2000 रुपये पाना चाहते हैं तो फटाफट eKYC भूलेखों का सत्यापन बैंक खाता आधार से लिंक करवा लें, अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा चेक कर लें कि आपका NPCI DBT ऑप्शन ऑन है या नहीं। अगर फॉर्म भरते समय जैसे नाम, पता, आधार संख्या या बैंक नंबर आदि जैसी कोई गलती हो गई है तो भी सुधार कर ले, वरना लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। ये राशि हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के रूप में दी जाती है। ये पैसा DBT ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। वर्तमान में इसका लाभ 9.70 करोड़ किसानों को मिलता है। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इस आधार पर अब अगली किस्त अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच जारी होने का अनुमान है। 4 महीने के हिसाब से देखें तो 20वीं किस्त का समय जून 2025 में होगा। ऐसे में इस महीने में कभी भी किस्त जारी होने की तारीख का ऐलान हो सकता है। देश में किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा योजना में कई संशोधन किए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत अनुदान भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जाएगा। सीतामढ़ी और बक्सर में आयोजित किसान कल्याण संवाद एवं युवा किसान सम्मान समारोह के अवसर पर किसानों से सीधा संवाद के दौरान किसानों ने कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की नीतियों से जुड़े सुझाव और समस्याएं साझा की, जिन पर उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत पशु शेड योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद पशुपालकों को पशुओं के लिए सुरक्षित और टिकाऊ शेड बनाने में आर्थिक सहायता देता है, ताकि वे बेहतर तरीके से पशुपालन कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत किसानों को 80,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये सहायता राशि पशु शेड बनाने, हवादार छत, मजबूत फर्श, यूरिनल टैंक जैसे जरूरी निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके पशुपालन कार्य को सुव्यवस्थित करना है। बेहतर शेड और सुविधाएं मिलने से पशुओं को गर्मी, बारिश और ठंड से सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कम से कम 3 पालतू पशु होने चाहिए। अगर किसान के पास 3 से 6 पशु हैं तो उन्हें अधिकतम 1,60,000 तक की सहायता दी जाएगी। 1,60,000 तक की सहायता दी जाएगी। वहीं अगर किसी किसान के पास 4 पशु हैं तो उन्हें 1,16,000 की आर्थिक मदद मिलेगी।
प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसकी बदौलत आज प्रदेश में किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, ताकि रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाए गए मक्का पर पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। इस वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए मक्का का समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 तथा गेहूं को 40 से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे प्रदेश के किसानों को आवश्यक रूप से लाभ प्राप्त होगा। जिला शिमला के शिमला ग्रामीण उपमंडल के अंतर्गत पाहल गांव के निवासी दुर्गा दत्त कश्यप ने प्राकृतिक खेती पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है, जो आज अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। डीडी कश्यप आज प्राकृतिक खेती से लगभग 116 प्रकार की खाद्य फसलें उगा रहे हैं, जिससे वे घर की आवश्यकता वाली अधिकतर चीजें प्राकृतिक खेती से पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में आने वाले दिनों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आएगी और मई की शुरुआत ठंडी रहेगी। वहीं बीते हफ्ते दिल्ली में काफी गर्मी रही। राजस्थान में गर्मी बढ़ने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम प्रभावित रहेगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी असम और मेघालय में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी केरल और उत्तरी आंतरिक और तमिलनाडु में मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाओं के साथ हल्की से कम वर्षा होने की संभावना है। और इस मौसम में कैसे रखें किसान अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं, सरसों और मूंग की पकी फसलों की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान इस मौसम में गेहूं में कीटनाशक के उपयोग से बचें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान नाशपाती, बेर, खुबानी, चेरी और आड़ू के फलों को ओलावृष्टि से बचाने के उपाय भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर को फल छेदक कीट और झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान गेहूं और सरसों की पकी फसलों की कटाई का काम पूरा कर लें। यहाँ इस समय मूंग की बुवाई की जा सकती है। वहीं हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान गेहूं और जौ की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। राजधानी दिल्ली में इस समय मूंग की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान प्याज को थ्रिप्स से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव भी कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन और टमाटर को फल छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान गेहूं, सरसों, मसूर और मटर की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। राजस्थान के किसान इस मौसम में आम के बागों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। यहाँ इस समय मूंग की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। राजस्थान में अरावली पहाड़ी इलाकों के किसान टमाटर, मिर्च और गोभी के पौधों का रोपण कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है।
और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित होने के बाद कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के समय तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुलाकात होने वाली ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज जम्मू विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। सत्र की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन रखकर हुई। सभी विधायकों ने उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि ये सभा इस हमले की निंदा करती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज जैसे कई चैनलों के नाम शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहा था। विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वे अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करें। एक्सपीडी ने चेतावनी दी कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से नजर रखी जाएगी। तो खास खबर के बाद आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 35 डिग्री तापमान में भी सेब की शानदार खेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली की सराहना की। पंजाब सरकार के खिलाफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खोला मोर्चा। किसान नेता ने किसान संगठनों की 4 मई को होने वाली बैठक में पंजाब सरकार को दूर रखने की मांग। योगी सरकार की सकारात्मक नीति के कारण किसान सरकारी बिक्री की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। सरकारी के क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए 42 दिन में 4,20,837 किसानों ने कराए पंजीकरण। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत पशु शेड योजना की शुरुआत। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद पशुपालकों को पशुओं के लिए सुरक्षित और टिकाऊ शेड बनाने में आर्थिक सहायता को बनाया जा रहा है सुनिश्चित। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए आयाम किए स्थापित। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य किया निर्धारित। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।